गोदरेज यह नाम सुनते ही दोस्तों शायद आपको एक मजबूत अलमारी या फिर ताले का ख्याल आया होगा, लेकिन जरा अपने आसपास देखिए, शायद आपको गुड नाइट, इजी, सिंथॉल या फिर गोदरेज के हेयर कलर दिख जाएंगे। और हाँ दोस्तों, गोदरेज के होम अप्लायंसेस और फर्नीचर तो मैं भूल ही गया। दोस्तों हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें गोदरेज ना हो। और अगर घर से बाहर निकले तो रियल इस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सभी से लेकर दोस्तों कैटलफील्ड और एरोस्पेस में भी यह ग्रुप मौजूद है। गोदरेज ने नाइजीरिया को कुतुब मीनार से भी लंबी सीसीआर रिएक्टर बनाकर दी दोस्तों। और दोस्तों यहाँ तक कि चंद्रयान मिशन के लॉन्च व्हीकल को बनाकर दिया। और दोस्तों यहाँ तक कि तेजस और पिनाका रॉकेट्स के कई क्रिटिकल पार्ट्स भी गोदरेज बनाया करती है। यह 127 साल पुरानी कंपनी महात्मा गांधी की भी फेवरेट है, जिसने देश के प्रजातंत्र की बहाली के लिए 17 लाख बैलेट बॉक्स बनाए थे। अगर इस कंपनी को दोस्तों मुंबई का राजा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मुंबई के कुल रिहायशी एरिया का लगभग 10% जमीन गोदरेज ग्रुप के पास है। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में गोदरेज ग्रुप की हिस्ट्री और बिजनेस एम्पायर के अलावा ये जानेंगे कि मुंबई में इतना बड़ा लैंड बैंक आखिर उनके पास आया कहां से। यह बात है दोस्तों साल 1894 की, जब दोस्तों मुंबई के एक यंग बैरिस्टर आर्दशिर गोदरेज ईस्ट अफ्रीका के जांजीबार में प्रैक्टिस करने जाते हैं। आर्दशिर ने इस डिटर्मिनेशन के साथ काम करना शुरू किया कि वकालत के पैसे में झूठ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह वही समय था जब बैरिस्टर महात्मा गांधी भी साउथ अफ्रीका में हलचल मचाए हुए थे। लेकिन आर्दशिर को जल्द ही समझ में आ गया था कि ये पैसा उनके लिए नहीं है, और बिना कोई समय गवाए वह मुंबई वापस आकर एक फार्मा कंपनी में काम करने लगे। लेकिन दोस्तों उनके अंदर एक पारसी का खून था जो हर वक्त उनके दिमाग को बिजनेस की तरफ डाइवर्सिफाई करता रहता था। केमिस्ट की नौकरी करते वक्त उनको एक आइडिया आया कि क्यों न सर्जरी के ब्लेड्स और कैंची बनाई जाए, क्योंकि दोस्तों उस समय ये सभी की सभी चीजें ब्रिटिश कंपनी बनाया करती थी। लेकिन दोस्तों ये काम शुरू करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। फिर आर्दशिर उस समय के एक रईस पारसी मेरवान जी कामा के पास गए और मात्र 3000 रुपए लेकर काम करना शुरू कर दिया। उन्हें दोस्तों एक ब्रिटिश कंपनी के लिए औजार बनाने का काम मिला। लेकिन दोस्तों यह धंधा भी उनको बहुत ही जल्द बंद करना पड़ गया, और दोस्तों इसकी वजह थी देश प्रेम। दरअसल आर्दशिर अपने प्रोजेक्ट में यानी कि अपने प्रोडक्ट में मेड इन इंडिया लिखवाना चाहते थे, लेकिन उनके ब्रिटिश पार्टनर्स इसके लिए तैयार नहीं थे। आर्दशिर का पहला धंधा जो कर्ज लेकर शुरू हुआ था वो फेल हो चुका था। वह बहुत ज्यादा निराश थे और अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे। उसी दौरान उन्हें न्यूज़पेपर में एक खबर दिखी कि मुंबई में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। साथ ही वहां के पुलिस कमिश्नर ने लोगों से अपने घर और ऑफिस की सिक्योरिटी को और बेहतर करने की अपील की। और फिर यहीं पर आर्दशिर के दिमाग में एक बिजनेस का आइडिया आया कि क्यों न अच्छी क्वालिटी का ताला बनाया जाए। लेकिन बात अब वही जाकर फंस गई कि पैसे कहां से लाया जाए, क्योंकि वो पहले से ही मेरवान जी के पास पैसे ले चुके थे। और एक बार फिर इस बार वह मेरवान जी के पास फिर गए और अपना पुराना कर्ज नहीं चुका पाने के लिए माफी मांगने के साथ अपने नए बिजनेस में कुछ मदद के लिए रिक्वेस्ट किया। मेरवान जी खुद एक व्यापारी थे और आर्दशिर के ईमानदारी पर उन्हें भरोसा था, वह मदद के लिए तैयार हो गए। और 1897 में 215 स्क्वायर फीट में एक छोटे से गोदाम में ताला बनाने का काम शुरू कर दिया गया। गुजरात और मालाबार से ट्रेंड कारीगर बुलाए गए और एंकर के नाम से ताले को मार्केट में उतार दिया गया। और दोस्तों यहीं से शुरुआत होती है गोदरेज ग्रुप की, यानी कि दोस्तों गोदरेज के एक विशाल बिजनेस एम्पायर की। गोदरेज का हर एक ताला बहुत ही ज्यादा यूनिक था दोस्तों, यानी कि वह अपनी ही चाबी से खुलता था। और दोस्तों इसके लिए हर ताले के साथ बकायदा गारंटी का एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता था। आर्दशिर की इसी पहल ने लोगों का भरोसा जीत लिया और उनका धंधा तेजी से चलने लगा। लेकिन इस सक्सेस ने उन्हें ताले के एक कदम और आगे सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल मुंबई उस समय भी अमीरों का शहर था और वहाँ पर बैंक लॉकर्स की सुविधा नहीं होने के कारण लोग अपना पैसा घर में ही रखा करते थे। आर्दशिर ने सोचा कि क्यों ना लोगों को एक मजबूत अलमीरा या फिर तिजोरी बनाकर दिया जाए, ताकि वह अपने कीमती सामानों को सुरक्षित रख सके। और अपने इस प्लान पर इंजीनियर्स और कारीगरों के साथ महीनों तक काम करते रहे। फाइनली सन 1902 में लोहे की चादर को बिना काटे एक ऐसी अलमारी को मार्केट में उतारा गया जो बेहद मजबूत होने के साथ ही आग से भी पूरी तरीके से सुरक्षित था। फिर साल आया 1910 का, जब आर्दशिर के कारोबार में उनके छोटे भाई फिरोज झा भी जुड़ गए और तालों को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काफी रिसर्च के इंडिया का पहला स्प्रिंगलेस लॉक तैयार किया गया। इसके साथ ही कई साइज के अलग अलग ताले और अलग अलग मॉडल्स की अलमारियां भी लॉन्च की जाने लगी। और इसकी पॉपुलैरिटी के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज भी गांवों में हर अलमारी को वहां के लोग गोदरेज ही बोलते हैं। अपनी लड़की की शादी में गोदरेज की अलमारी देना शान की बात मानी जाती है। असल में गोदरेज की शुरू से यही स्ट्रेटेजी रही है कि अपने प्रोडक्ट को इतना ज्यादा पॉपुलर कर दो कि वह पूरी कैटेगरी पर ही कब्जा कर ले। आर्दशिर को लगा कि धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है और उनके भाई भी धंधे में अच्छी तरीके से ध्यान दे रहे हैं, तो क्यों ना अब विदेश जाकर वहाँ की टेक्नोलॉजी को भी देखा जाए। उन्होंने इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी का एक टूर फाइनल किया
लेकिन उस टूर के पहले वह मेहरवान जी से मिलने गए, जिनके कर्ज के पैसों से इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा हुआ था। उन दिनों मेहरवान जी काफी ज्यादा बीमार रहने लगे थे। आर्दशिर ने जब उनको पैसे लौटाने की बात की तो उन्होंने पैसे लेने से साफ मना कर दिया और ये कहा कि हो सकता है कि मेरे भतीजे बॉयज को अपने यहाँ कुछ काम दे देना। आर्दशिर ने बॉयज को कंपनी में नौकरी नहीं दी, बल्कि उनको अपने कंपनी में एक पार्टनर बना लिया और कंपनी का नाम गोदरेज एंड बॉयज कर दिया गया। हालांकि आर्दशिर के विदेशी दौरे से लौटने के बाद बॉयज कंपनी से यह कहकर अलग हो गए कि उन्हें इस काम में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आज भी उस कंपनी के नाम को कभी बदला नहीं गया और इसी गोदरेज एंड बॉयज कंपनी के नाम आज मुंबई में 3400 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है, जो कभी पुर्तगालियों के कब्जे में हुआ करता था। इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसको हम वीडियो में आगे जानने वाले हैं। दौर था अंग्रेजी हुकूमत का और देश में आजादी को लेकर आवाजें उठने लगी थी। आर्दशिर गोदरेज भी गांधी जी और तिलक के स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे और इस अभियान से इंस्पायर होकर लोगों को रोजगार देना चाहते थे। इसलिए दोस्तों उनके दिमाग में साबुन बनाने का ख्याल आया, क्योंकि उस समय मार्केट में एनिमल फैट से बनी साबुन ही मौजूद थी, जिसे हिंदू इस्तेमाल नहीं करते थे। और फिर काफी रिसर्च के बाद साल 1918 में छवि नाम से एक साबुन को लॉन्च किया गया। यह दुनिया का पहला साबुन था जिसमें एनिमल फैट की जगह वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल किया गया था और यहीं से शुरुआत हुई गोदरेज सोप लिमिटेड की, जिसे आज हम गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। छवि के बाद गोदरेज ने नंबर 2 साबुन पेश किया, जिसका रीजन था कि अगर नंबर 2 साबुन लोगों को पसंद आ गया तो नंबर 1 अपने आप हिट हो जाएगी, और हुआ भी वैसा ही। गोदरेज नंबर 1 साबुन 1922 में बाजार में आई और आज भी मौजूद है। दोस्तों साबुन का यह कारोबार इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि ताले और अलमारी कारोबार अपने भाई को सौंप कर आर्दशिर गोदरेज के पूरी तरीके से इसी बिजनेस में लग गए। 1926 में टर्किश बाथ और फिर वतन साबुन को मार्केट में उतारा, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर मधु बालाजी थी। खुद गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस स्वदेशी को प्रचार किया था। फिर साल आता है 1928 का, जब आर्दशिर अपना पूरा कारोबार अपने भाई को सौंपकर नासिक चले गए, क्योंकि उनके कोई भी बच्चे नहीं थे और उनके वाइफ की डेथ पहले ही हो चुकी थी। फिर 1936 में आर्दशिर की डेथ के बाद शुरुआत हुई एक नई युग की और कंपनी को फिरोज शाह के रूप में एक नया मालिक मिल गया, जो पूरे शिद्दत से कंपनी की लेगेसी को आगे बढ़ाने में जुट गया। गोदरेज की सेल दिन ब दिन बढ़ती गई और साल 1944 की एक घटना जब अखबारों में छपी तो लोगों का भरोसा गोदरेज पर और भी बढ़ गया। दरअसल मुंबई के बंदरगाह पर ब्लास्ट हो गया, जिससे भीषण आग लग गई, जिसमें सब कुछ जलकर खाक हो गया और जिसमें काफी लोग मर भी गए, लेकिन अगर कुछ बचा तो गोदरेज की वह कुछ अलमारियां और उसमें रखे पेपर्स। इस घटना के बाद सभी सरकारी दफ्तरों और बैंकों में गोदरेज की ही अलमारियों का इस्तेमाल किया जाने लगा। 1951 में आजादी के बाद निष्पक्ष चुनाव के लिए जब एक मजबूत बैलेट बॉक्स की जरूरत थी तो सरकार ने इसके लिए भी गोदरेज को चुना और 17 लाख बैलेट बॉक्स बनाए गए। साल 1952 में सिंथॉल के मार्केट में आने के बाद गोदरेज इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सोप प्लेयर बन गया और इसके बाद 1955 में इंडिया का पहला टाइपराइटर और 1958 में इंडिया का पहला रेफ्रिजरेटर लॉन्च किया गया। अब साल आता है 1972 का, जब फिरोज शाह की डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद उनके 4 बेटे नवल, बुर्जोरजी, दोसाभाई और सोहराब ने गोदरेज ग्रुप की कमान अपने हाथों में ले लिया। क्योंकि सोहराब और दोसाभाई गोदरेज की पीढ़ियां आगे नहीं बढ़ी, इसलिए गोदरेज ग्रुप का पूरा बिजनेस नवल और बरजोरजी अपने परिवार के साथ मिलकर संभालने लगे। बरजोरजी और उनका परिवार साबुन का कारोबार देखने लगा, जबकि सिक्योरिटी सॉल्यूशंस और टेक्निकल बिजनेस नवल जी गोदरेज अपने परिवार के साथ संभालने लगे। अब क्योंकि बिजनेस संभालने के लिए लोग भी ज्यादा हुआ करते थे, यानी कि लोग ज्यादा हो चुके थे और यंग जनरेशन भी इन्वॉल्व हो चुकी थी, इसलिए गोदरेज का प्रोडक्शन पोर्टफोलियो तेजी से बढ़ने लगा था और उनका बिजनेस अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफाई होने लगा था। सबसे पहले अगर हम आदि और नादिर गोदरेज के बारे में बात करें तो एक होल्डिंग कंपनी गोदरेज इंडस्ट्रीज बनाकर उन्होंने अपने सोप बिजनेस का नाम गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड कर दिया और आज साबुन के अलावा गुड नाइट, हिट, फास्ट कार्ड और गोदरेज डाई जैसे कई पॉपुलर प्रोडक्ट उनके पास हैं। साल 1990 में एक रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टी की शुरुआत, जिसे आज 65 से भी ज्यादा रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है और 60,000 से भी ज्यादा फैमिलीज इनके बनाए घरों में रहती है। 1991 में एनिमल फीड का बिजनेस गोदरेज एग्रोवेट शुरू किया गया और यही 3 कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इसके अलावा गोदरेज केमिकल और गोदरेज कैपिटल भी गोदरेज इंडस्ट्री ही कंट्रोल करती है। चलिए अब गोदरेज ग्रुप के दूसरे वर्टिकल जमशेद जी और स्मिता गोदरेज के बिजनेस एम्पायर को समझ लेते हैं। आपको याद होगा गोदरेज एंड बॉयज कंपनी जिसे आर्दशिर गोदरेज सर ने शुरू किया था, वो आज जमशेद और स्मिति गोदरेज की होल्डिंग कंपनी है, जिसके तहत गोदरेज लॉकिंग सिस्टम, गोदरेज अप्लायंसेस फर्नीचर का बिजनेस, गोदरेज इंटीरियर, इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक एंड टूल्स और गोदरेज एरोस्पेस इनके मेन बिजनेसेस हैं।
लेकिन दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोदरेज की सभी कंपनीज में दोनों परिवारों का क्रॉस होल्डिंग है, यानी कि कंपनी के सभी फैसलों में परिवार की पूरी हिस्सेदारी होती है, यानी कि पूरे के पूरे परिवार की पूरी हिस्सेदारी होती है। इसीलिए गोदरेज परिवार एक मिसाल माना जाता है कि इतना बड़ा बिजनेस अंपायर होने के बावजूद भी खुले तौर पर कोई भी डिस्प्यूट सामने नहीं आती। लेकिन यहाँ पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मुंबई का 10% रिहायशी एरिया गोदरेज के पास है। आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि अब आर्दशीर गोदरेज के पास बिजनेस के लिए 15,000 भी नहीं थे तो ये 1 लाख करोड़ की जमीन उनके पास कैसे आ गई। इस रहस्य को जानने के लिए हमें 16वीं शताब्दी में जाना होगा, जब पोर्तुगाल इंडिया में बिजनेस करने आया और मुंबई पर कब्जा कर लिया। दरअसल मुंबई उस 7 सेपरेट आइलैंड का क्लस्टर हुआ करती थी। साल 1661 में पोर्तुगाली राजा ने अपनी बेटी की शादी इंग्लैंड के चार्ल्स सेकंड से करने के दौरान इसी लैंड को दहेज में दे दिया था, जिसे बाद में चार्ल्स सेकंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया। और उसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई को अपने कंट्रोल में लेकर एक इंडस्ट्रियल हब में बदलना शुरू कर दिया और सातों के सातों टुकड़ों को एक बड़े लैंड मास में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसके नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में एक इलाका था विक्रोली, जिसका 3000 एकड़ एरिया डेवलप ना करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1830 में एक पारसी बिजनेसमैन फ्राम जी बानाजी को बेच दिया और यही जमीन वर्ल्ड वॉर 2 के समय बॉम्बे हाई कोर्ट के जरिए एक पब्लिक ऑक्शन में पारी गई। ऑक्शन में पूरी शाह गोदरेज ने खरीद लिया। साथ ही उन्होंने मुंबई के दूसरे इलाकों में भांडुप और नाहौर में भी 400 एकड़ लैंड परचेज किया और इसी तरह आज गोदरेज ग्रुप के पास 3400 एकड़ जमीन मुंबई में मौजूद है। और आज बिखरोली के उस 3000 एकड़ जमीन की पोजीशन यह है कि उसके 1750 एकड़ में मैनग्रोव फॉरेस्ट है और मात्र 300 एकड़ में लैंड पर लोगों ने वहां पर झुग्गी झोपड़ी बसाकर कब्जा करके रखा है। गोदरेज ग्रुप 1750 एकड़ को एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से टच नहीं करना चाहता, लेकिन आदि और नादिर ग्रुप 300 एकड़ पर हुए कब्जे को हटाकर और बाकी बचे 1000 एकड़ जमीन को डेवलप करना चाहते हैं। जबकि जमशेद और स्मिता ग्रुप इन दोनों का कहना है कि ऑलरेडी हम अपने सभी ऑफिसेस बिगरोली में बना रखे हैं और एक्सेसिव डेवलपमेंट से नेचर को नुकसान होगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुंबई इसी की वजह से सांस ले पा रहा है। यह इशू अभी भी अंडर डिस्कशन है और गोदरेज परिवार के कुछ करीबी लॉयर्स और फैमिली फ्रेंड बीच का रास्ता निकालने पर काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए और नहीं भी आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।